जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और एक बार आपका स्वागत करता हूं न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 44। मैं यानी संजीव भाटी आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस करूंगा। और आगे हमारे विजय सर आप लोग को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 टू 90 तक। तो हमारे डॉक्टर SP सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि एक रिएक्शन दी हुई है और इस कन्वर्जन में क्या बात गलत है ये हमसे पूछ रहे हैं। द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड, कौन बेंजोइक एसिड नहीं बनाएगा। तो देखो ये K2Cr2O7 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमारा जो एल्कोहलिक ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड में, COH में। तो ये तो बना रहा बेंजोइक एसिड। हमसे पूछा नॉट गिव बेंजोइक एसिड, तो ये हमको अभी ऑप्शन नहीं करना। अब ये देखिए ये NaOCl, देखो वैसे तो मोस्टली क्या होता है यहाँ पे Cl2 और NaOH ये दे देता। अगर Cl2 और NaOH दे देता तो हम लोग इसको हेलो फॉर्म रिएक्शन समझ लेते। लेकिन कभी कभी ये Cl2 और NaOH की रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है NaOCl उसको दे देता है। तो NaOCl हमारा दे दिया है। और ये यहाँ पर देखिए हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारा मेथिल कीटोन है। तो मेथिल कीटोन यहाँ पे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके जो पहला स्टेप है NaOCl में, उसमें मुझे ये मिल जाएगा COO माइनस Na+ और साथ में CHCl3 मिल जाएगा इस रिएक्शन में। यानी ये हेलो फॉर्म रिएक्शन का ही रिएजेंट है NaOCl। और ये हमारा जो अभी सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराई गई है, तो सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप। और सेकेंड स्टेप की हाइड्रोलिसिस कराई जब आपने, तो हाइड्रोलिसिस में ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा OH। सो मुझे फिर से C6H5COH यानी बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ये देखिए ये PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड ग्रुप में। और ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। तो बच्चा ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा तो मुझे यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और यही एक ऐसा ऑप्शन है जो मुझे बेंजोइक एसिड तक नहीं ले जा रहा, बेंजल्डिहाइड तक ले जा पा रहा है। तो इसका सही आंसर थर्ड होना चाहिए। फिर भी फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर एसिडिक KMnO4 है यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप सब जानते हैं कि 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक KMnO4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल देगा यानी कि बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये वाली जो रिएक्शन थी ये हमारी हेलो फॉर्म रिएक्शन या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन इसको हम लोग कह सकते थे। ये हेलो फॉर्म रिएक्शन थी जो हमारे सेकेंड ऑप्शन में रखा हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको NaOH और Cl2 भी दे सकता है या NaOCl भी दे सकता है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। द एमीन दैट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रीजेंट टू गिव एन अल्कली सॉल्युबल प्रोडक्ट इज। तो हिंसबर्ग रीजेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को डिफ्रेंशिएट करने काम में आता है, सब बच्चे जानते हैं, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रीजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास सल्फोनामाइड बनता है उसमें एसिडिक H होता है। तो जब हम इसमें NaOH मिलाते हैं अल्कली तो ये NaOH एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है, एसिडिक H के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये हमारा जो सल्फोनामाइड है ये NaOH में डिजॉल्व हो जाता है। तो अगर प्राइमरी अमीन है तो वो हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन भी करेगा और अल्कली में डिजॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन अगर सेकेंडरी अमीन है तो हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन तो कर लेगा बट इसके पास एसिडिक H नहीं होगा जो सल्फोनामाइड बनेगा और इस वजह से अल्कली में डिजॉल्व नहीं होगा। और टर्सरी अमीन के पास क्योंकि H ही नहीं होता है
तो इस वजह से N पे H नहीं होता, तो इस वजह से हिंसबर्ग रीजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो अब यहाँ पे जैसा कह रहा है कि एमीन दैट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रीजेंट से रिएक्शन कर भी ली और अल्कली सॉल्युबल प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्राइमरी एमीन होगा। प्राइमरी एमीन यानी NH2 चाहिए, यहाँ पर NH है तो सर ये नहीं हो सकता है, यहाँ पर NH2 है ये हो सकता है, यहाँ पर N है टर्सरी अमीन नहीं हो सकता है, ये सेकेंडरी अमीन है नहीं हो सकता। इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये कहा गया होता कि एमीन दैट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रीजेंट बट इनसॉल्युबल, यहाँ पर इनसॉल्युबल इन अल्कली, तो फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ हो सकते थे, यानी सेकेंडरी एमीन। अगर ये कहा जाता कि द एमीन दैट कैन नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रीजेंट, सो तब ऐसी स्थिति में सेकंड ऑप्शन हो जाता टर्सरी एमीन। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डू नॉट रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस। अब प्रोटीन का सर क्या है, प्रोटीन पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होता है। अब एमिनो एसिड में जब हमारी पेप्टाइड बॉन्डिंग हो जाती है और केवल एक लीनियर लेयर आ जाए तो इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि दो लेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर में आ जाए तो उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और कॉइल बना दे, लेंदी कॉइल बना ले, तो उसे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब बच्चा होता क्या है कि जब आप प्रोटीन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं या pH वैल्यू चेंज करते हैं, तो ऐसे में हाइड्रोजन बॉन्ड डिमिनिश हो जाते हैं। तो जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिमिनिश हो जाने की वजह से जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो अनकॉइल हो जाता है और लीनियर चेन आ जाती है। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज रहता है, इंटैक्ट रहता है, अक्षुण्ण रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेकेंडरी नहीं रहेगा, टर्सरी टर्सरी नहीं रहेगा, अपनी वास्तविक स्थिति को खो देंगे, अपनी इंटैक्ट पोजीशन को लॉस कर देंगे। तो वो कह रहा है कि डू नॉट रिमेन इंटैक्ट। तो कौन इंटैक्ट नहीं रहता, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी इंटैक्ट रहता है, इंटैक्ट मतलब वास्तविक स्थिति बनाए रखना। तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो फर्स्ट ऑप्शन एनसीईआरटी की लाइन है, लिया गया है, आपने इसको देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 में मैच द फॉलोइंग हमें करना है। इस तरफ हमारे दो दो कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं, इस तरफ आइसोमेरिज्म दिया हुआ है। तो देखिए एक है एन प्रोपेनॉल और एक है आइसोप्रोपेनॉल। तो ये सर हमारे पास एक है CH3 CH2 CH2OH और ये है CH3 CH3HOH, यानी ये प्रोपेन 1 ऑल है, ये प्रोपेन 2 ऑल है। तो भाई साहब ये तो मुझे दिखा रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो एक का थर्ड होना चाहिए दो जगह, मेथॉक्सी प्रोपेन और एथॉक्सी एथेन। तो ये तो मेटामेरिज्म दिखा रहा, ये मेथॉक्सी, देखो ये मेथॉक्सी ग्रुप है और एक तरफ हमारे पास प्रोपेन है CH2 CH2 CH3, और फिर मुझसे कह रहा है एथॉक्सी एथेन। तो एथॉक्सी एथेन CH3 CH2O CH2 CH3। ये अब देखिए दोनों हमारे 4 कार्बन के कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के किसी एक साइड अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं। लेफ्ट साइड मेथाइल है, लेफ्ट साइड एथाइल है, राइट साइड प्रोपाइल है, राइट साइड एथाइल है। तो अगर बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के किसी एक साइड आइदर साइड अलग अलग अल्कली ग्रुप लगे हुए हैं, तो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो समझ जाओ मेटामेरिज्म होगी। तो मेटामेरिज्म हम लोग ने मिला दिया। प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, प्रोपेनोन 3 कार्बन का है, प्रोपेनल 3 कार्बन का है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देंगे। नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन ये चेन आइसोमेरिज्म देंगे। अब मुझे लगता है कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, दोनों में है,
सी का हम लोग का 4th है और डी का 2nd है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 49 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब क्या है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ओके सर, देखिए जब कार्बन पर कोई पाई बॉन्ड ना हो, सारे सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और कार्बन पे एक पाई बॉन्ड हो तो फिर sp2 होता है, कार्बन पे 2 पाई बॉन्ड हो तो sp3 होता है। अब अगर मान लो ऐसी कोई कंडीशन है कि कार्बन पे सारे सिंगल बॉन्ड है लेकिन लोन पेयर डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ऐसी स्थिति में लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, तो रेजोनेंस का लोन पेयर काउंट नहीं होगा, और फिर ऐसे में सिग्मा होते हुए भी sp2 हो सकता है। तो वो कंडीशनल बात है, जब रेजोनेंस हो तब की बात है। अगर रेजोनेंस नहीं तो सिंपली मान लो सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो sp3 है, सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक पाई बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है तो आपका sp2, और 2 पाई बॉन्ड हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आपका sp। तो यहाँ पर देखिए सर सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये sp3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2 हो जाएगा। तो A sp3 है, B sp2 है और C भी sp2 है। दैट मीन्स 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे कैरॉन छप गया है, ये कार्बन होना चाहिए, तो अंडरस्टूड बात है। कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। ठीक है सर, 2 सेल रिएक्शन मुझे दे रहा और pH 3 दे रहा और मुझे सेल पोटेंशियल निकालने को बोल रहा। ओके सर, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो डेटा जो गिवन है वो देख लेते हैं। Fe2+ का दिया हुआ है, O2 का दिया हुआ है और H+ का कंसंट्रेशन यहाँ से बस हम लोग लिख ले रहे हैं। तो H+ का कंसंट्रेशन जानते हो 10⁻⁻ pH होता है, तो 10⁻⁻³ हो गया। अब चलिए बॉस, अब हम लोग लगाते हैं नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। तो हमारे पास नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है E = E0 - 0.059 n log प्रोडक्ट का एक्टिव मास की पावर y, रिएक्टेंट का एक्टिव मास की पावर x। ये लगा लिया सर हम लोग ने। तो अब एक एक करके वैल्यू पुटअप करते हैं। तो E = E0 पहले देखो दिया है 1.67 प्लस का 1.67 माइनस 0.0591 और n वैल्यू देखिए यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो एक Fe का 2 चेंज आ रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक Fe लॉस कर रहा। लेकिन इस रिएक्शन में टोटल 2 Fe हैं, तो हमें टोटल लॉस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। तो टोटल लॉस्ट इलेक्ट्रॉन 4 हैं, या फिर यहाँ ऑक्सीजन 0 है और यहाँ ऑक्सीजन -2 है, और 0 से -2 में 2 का चेंज आया, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करोगे 4 का चेंज आया, यानी 1 मोल O2 4 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा। सो n = 4 होगा। जो नहीं जानते बच्चे वो यहाँ पर अलग से लिख लें। तो n = 4 होगा, तो 4 यानी टोटल लॉस्ट और टोटल गेन इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस इक्वेशन। लॉग लेके आइए। प्रोडक्ट में देखिए कौन कौन है, Fe2+ है और वाटर है, तो लिक्विड का जो एक्टिव मास है वो यूनिटी लेंगे, Fe2+ का एक्टिव मास लेंगे और पावर 2 लेंगे। तो प्रोडक्ट में Fe2+ की पावर 2, तो Fe+2 10⁻³ है की पावर 2 है। ये यहाँ पर मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, Fe2+ की पावर 2 लेना आपको, ये देखो 2 है यहाँ पे। अब नीचे आइए, तो नीचे आपको Fe सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास यूनिटी होता है। O2 गैस है, गैस का प्रेशर रखते हैं, प्रेशर 0.1 atm है और एक ही O2 है, तो ये यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था प्रेशर ऑफ O2, तो 0.1 रख दिया। और इसके बाद H+ देखिए सर, H+ 10⁻³ है, 10⁻³ की पावर H+ के पहले क्या 4, तो ये पावर 4 आ जाएगा।
यानी यहाँ पर मुझे रखना था H+4। अब चलो भाई साहब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए कुछ मुझे हिंट दिया हुआ, लॉग ऑफ का कोई हिंट नहीं दिया, चलो फिर अपने आप करना पड़ेगा। तो अब मुझे E इक्वल टू +1.67 माइनस 0.059 अपॉन 4, और ये हमारे पास आ जाएगा log 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा 10⁻⁻12 और 10⁻⁻13। तो 10⁻⁻13 ऊपर जाएगा तो 10⁻+13, 10⁻+13 यानी कि log 10⁻7। log 10 इक्वल टू 1 होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कुछ 1.67 से कम आएगा। तो 1.67 से कम 1.57, 1.47 में, लेकिन थोड़ा ही डिफरेंस आता है, मुझे लग रहा है फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। तो नहीं तो सॉल्व कर लो भाई। तो 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन 4 इंटू 7, तो कहाँ गया सेल फोन, एग्जैक्टली कर ले रहे, वो भी 1.47 भी दे दिया ना 1.57 के साथ। तो हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो जाए, हालांकि बहुत कम डिफरेंस होता, तो मुझे तो लग रहा है कि 1.57 ही आना चाहिए। तो मेरे पास हो गया है 0.0591 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 4, और ये माइनस कर दिया हमने 1.67 से, तो 1.566, ठीक है भाई 1.57 आ गया, 1.566, अगर राउंड ऑफ करोगे तो 1.57 वोल्ट आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग इज। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में करना क्या है भाई साहब, करना ये है कि हमें Cl को तोड़ना है और OH का अटैक कराना है, OH माइनस का अटैक कराना है और Cl माइनस को हटाना है, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो एरोमेटिक हैलाइड में या क्लोरोबेंजीन में बहुत कम होती है। तो देखिए यही मुझे फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है, इसमें ही स्लोएस्ट हो जाएगा, स्लोएस्ट हो जाएगा। इसमें आपका CH3 CH2 ये एल्किल हैलाइड है, इसमें इजी हो जाएगा, आराम से टूट जाएगा, OH माइनस अटैक कर देगा। इसमें तो बल्कि और अच्छा हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये और आराम से ब्रेक हो जाएगा। इसमें भी और आराम से ब्रेक हो जाएगा, इसमें बेंजिल कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो बेंजिल कार्बोकैटायन में और तो सबसे फास्ट हो जाएगा फोर्थ में, उससे कम थर्ड में, उससे कम सेकंड में, सबसे कम फर्स्ट में। तो फोर्थ, उससे कम थर्ड, उससे कम सेकंड, उससे कम फर्स्ट। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मिल रही है, बेंजिल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा एलिल कार्बोकैटायन से, और फिर हमारा यहाँ पे एथिल कार्बोकैटायन। और ये यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, सब बच्चे जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन में ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने की वजह से, रेजोनेंस हो जाने की वजह से, या इंटरमीडिएट फेनिल कार्बोकैटायन बनने की वजह से, या बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में घबराता है यहाँ पर। ये सारे, और कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, और ये बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। ये 4 रीज़न है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सो मेरा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट, क्योंकि मुझे स्लोएस्ट पूछा गया है, फर्स्ट मेरा आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट स्लोएस्ट रेट, तो फर्स्ट हो गया। 52 का हम लोग ने फर्स्ट कर दिया है। अब हम लोग जाते हैं 53 पे। व्हेन वेपर ऑफ टर्शरी अल्कोहल, जी लीजिए सर, ये CH3 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 OH है, और इसको हम लोग ने कॉपर और 573 केल्विन पर पास आउट कर दिया, कॉपर 573 केल्विन पे। तो आप लोग ने पढ़ा अगर प्राइमरी अल्कोहल है और कॉपर पे भेज दो तो डीहाइड्रोजनेशन हो जाता है और एल्डिहाइड मिल जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल है, फिर से डीहाइड्रोजनेशन होता है और कीटोन्स मिल जाते हैं। टर्शरी अल्कोहल है तो डीहाइड्रोजनेशन नहीं होता, डीहाइड्रेशन हो जाता है।
और डिहाइड्रेशन हो जाएगा भाई साहब, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा तो एल्कीन बन जाएगा। तो अभी मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि इसको नैस टाइप से लिख लेता हूँ, ये CH2 लिख लिया और एक H ऐसे ले लिया। अब दूसरे पेन से मैंने वाटर निकलते हुए दिखा दिया और यहाँ हीट हो ही रहा 573, तो वाटर निकल गया। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर, और ये प्रोसेस डिहाइड्रेशन कहलाएगा, यानी मुझे मिलेगा एल्कीन। इसलिए सही ऑप्शन होगा फोर्थ, 53rd का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 54 का देखिए एक्सेस ऑफ HI लिख दिया। अब कई बच्चे इसमें धोखा खा गए होंगे, HI है तो फिर वो ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता कि प्राइमरी कार्बन जुड़ा होता O से या सेकेंडरी कार्बन जुड़ा होता तो हम लोग SN2 लगाते और छोटे ग्रुप पे I अटैक करता और एक बॉन्ड ब्रेक कर जाता O और C का। अगर टर्शरी कार्बन I से जुड़ा होता, O से जुड़ा होता, या बेंजिल ग्रुप जुड़ा होता O से, तो हम लोग I को बड़े वाले टर्शरी पर अटैक कराते। लेकिन यहाँ बच्चा अलग चीज़ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो एक्सेस HI ऊपर से हीट कर दिया तो दोनों कार्बन O वाले टूट जाएंगे। तो कैसे होगी रिएक्शन, मैं ओपन करके लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 O C CH3 CH3 CH3। अच्छा, बहुत से अच्छे बच्चों ने ये यहाँ पे काम किया होगा क्या कि जैसे यहाँ पे HI का हमने अटैक कराया तो उन्होंने सोचा होगा कि ये सर हमारा 3 डिग्री कार्बन बन रहा था, तो हम लोग ने ये सोचा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दें और ये कार्बोकेटायन बनेगा तो I यहाँ पे अटैक हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड बन जाएगा। टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड कहीं बनाया, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन बनाया हुआ, और यहाँ पे लेकिन टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड यहाँ बना दिया और इसमें OH जोड़ देंगे। तो सेकंड ऑप्शन बहुत लोगों का मन कर रहा होगा करने का, लेकिन ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा पहले, बट एक्सेस HI और हीट भी कर रहा हो तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, दोनों ब्रेक हो जाएंगे। और दोनों ब्रेक हो जाएंगे तो I यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, I यहाँ, ये वाटर निकल जाएगा और 2 आयोडो बन जाएंगे। तो CH3 CH2 CH2I बनेगा और ये टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बना के भी दिखा दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 I प्लस CH3 होल थ्राइस CI, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 55 पे। बाकी सब ऑप्शन चेक करने का मतलब नहीं, जो आप यहाँ मिस्टेक कर रहे थे वो मैंने बता दिया था, केवल ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो सेकंड ऑप्शन की तरह। अगर ये एक्सेस टर्म ना होता तो हम लोग सेकंड ऑप्शन पे जाते, बट एक्सेस लग गया तो फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। मैच द फॉलोइंग, बहुत आसान, सोडियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है, Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, याद करना P ब्लॉक से या केमिकल बॉन्डिंग से, N2O न्यूट्रल होता है, Cl2O7 एसिडिक होता है। तो मिलाओ भैया, फर्स्ट का B 2 जगह है, फिर सेकंड का D एक जगह है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड का A और फोर्थ का C, जी हाँ फोर्थ ऑप्शन 55 का। क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द ऑर्डर O2 माइनस F माइनस। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी है तो वो ZeFF के प्रोपोर्शनल होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आयनाइजेशन एंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अगर आप एटॉमिक रेडियस
को कंपेयर कर रहे हो तो वो ZeFF के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि पॉजिटिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ZeFF, देखो प्लस बढ़ रहा है तो ZeFF बढ़ रहा है, ये सही है, लेकिन वो हमसे इनकरेक्ट मांग रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनेशन एंथैल्पी सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ये गलत है। और ये भी बात समझ लेना कि ये हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी यही ऑर्डर होता है, ZeFF के प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ अलग से लिख ले रहे हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ZeFF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये भी सही है, तो गलत कौन है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, क्योंकि ZeFF बढ़ेगा तो साइज घटेगा, तो ये यहाँ पे साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग नहीं। तो थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया, हमसे इनकरेक्ट मांगा था। क्वेश्चन नंबर 57, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ओके सर, देखिए ये हमारा जो कार्बोकैटायन है ये हमारा 2 डिग्री है, क्योंकि इसके एक तरफ कार्बन है एक तरफ CH3 है। ये भी हमारा 2 डिग्री है, ये भी हमारा, ये हमारा 3 डिग्री है और ये हमारा 1 डिग्री है। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से। इसके पास 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H है, तो 8 अल्फा H की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसके पास 4 अल्फा H है, इसके पास 3 और बस 3 अल्फा H है। इस C पर तो कोई अल्फा H है नहीं, 3 CH3 लगे हुए हैं, और इसके पास 2 अल्फा H है। तो इस तरह से थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर सेकंड होगा, फिर उसके बाद आप देख लीजिए फर्स्ट होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो 57 का हम लोग करेंगे थर्ड। उम्मीद है आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। तो ये हम लोग ने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 58, द एल्केन दैट गिव्स ओनली 2 मोनो क्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन विद Cl2। चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। 2,3 डाईमेथाइल ब्यूटेन, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये 2,3 डाईमेथाइल ब्यूटेन है। अब इसकी हम लोग ने Cl2 से रिएक्शन कराई सर, तो Cl2 से रिएक्शन कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक बार हमारा Cl यहाँ पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे आए या यहाँ पे आए एक ही बात है, या यहाँ पे आए या यहाँ पे आए एक ही बात है। तो एक बार हमारा Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग बना ले रहे हैं 1 2 3 और यहाँ पर हम लोग Cl जोड़ ले रहे हैं। एक बार यहाँ पे Cl जोड़ दिया, और एक बार हम लोग इस कार्बन पे Cl जोड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आए या यहाँ पे आए एक ही बात होता। तो अभी हमको तो पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया। ये देखिए, तो 258 का हमको मिल गया है फर्स्ट ऑप्शन। आगे हम चेक नहीं भी करेंगे, हमारा काम चलेगा, लेकिन आपने कहा नहीं सर बता दीजिए, तो चलो बता देते हैं। नियोपेंटेन ये है हमारा, ये सर नियोपेंटेन है। 1 2 3 4 5 कार्बन का नियोपेंटेन। अब इसकी हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे Cl2 से, तो Cl2H न्यू से रिएक्शन कराने पे यहाँ जुड़े यहाँ जुड़े यहाँ जुड़े यहाँ जुड़े एक ही बात है, बीच में H है नहीं तो वहाँ जुड़ नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा, केवल सिंगल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यहाँ N पेंटेन है, और हम लोग यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री पे बात नहीं कर रहे हैं कि D और L की बात हो रही हो, प्लस माइनस की डेक्स्ट्रोलेवो की बात, वो सब नहीं कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे नहीं डिस्कस किया। हम केवल जनरल क्लोरीन कितने कार्बन से डिस्प्लेस होंगे इसको डिस्कस कर रहे हैं। N पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, तो नॉर्मल पेंटेन बनाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब इस पे आपने क्लोरीनेशन कराया, तो क्लोरीनेशन कराइए सर।
तो देखो यहाँ पे भी Cl आ सकता है, यहाँ भी Cl आ सकता है, यहाँ भी Cl आ सकता है, 3 बन सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सब पे Cl जोड़ना है, प्लस प्लस एक बार Cl हमने जोड़ दिया है यहाँ, एक बार Cl जोड़ दिया यहाँ, एक बार Cl जोड़ दिया यहाँ, तो 3 प्रोडक्ट हमारे पास हो गए। आइसोपेंटेन में भी ऐसे ही आप बना सकते हो। तो हमारा फर्स्ट हो गया सही। 59। अच्छा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH3C नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन लग रहा गायब हो गई है। रिएक्शन क्या दी गई है पेपर में? अच्छा, प्रोपाइन का रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ ये रिएक्शन दी गई है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो ये इसमें मुझे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। तो देखिए सर, इसको ऐसे बना लेते हैं, CCH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CCH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर CCH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हम लोगों ने बना लिया और 3 मोल ले लिए। और 3 मोल लेंगे तो मेसिटिलीन हमको मिलेगा यहाँ पे। अब ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस जुड़ जाएंगे। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? C बना लो भाई, अब सिग्मा गिन लीजिए कितने। जहाँ तक मुझे लग रहा है 20-21 सिग्मा होने चाहिए, क्योंकि 12 तो बेंजीन रिंग के सिग्मा हो जाते हैं, और 3 15 और 3 18 और 3 21, हाँ 21 होंगे। तो 21 फर्स्ट ऑप्शन काउंट कर लेना। नहीं काउंट कर पा रहा हो तो ऐसे देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये H 10 11 12 और फिर 3 3 3, यानी कि 9, 12 और 9 21। तो आंसर इज द 21 सिग्मा। सिग्मा ही पूछा ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 60, एल्युमिनियम क्लोराइड इज इन एसिडिफाई एक्वस सोल्यूशन। ठीक है भाई, देख लो, पी ब्लॉक से क्वेश्चन आई है। देखो, ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है ये नॉर्मली Al2Cl6 फॉर्म में रहता है। तो ये Al2Cl6 फॉर्म में इस तरीके से डाइमर बना के रहता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसकी जब हम लोग रूम टेम्परेचर पर वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये बॉन्ड ऐसे यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा
तो एक तरफ AlCl4 आ जाएगा, एक तरफ AlCl2 आ जाएगा। एल्युमिनियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होती है, तो ये वाटर से ऐसे बना देता AlH2O होल 4 Cl2 प्लस, कभी कभी ये भी ऑप्शन आ सकता AlCl4H2O होल ट्वाइस माइनस, क्योंकि Al जो 4 Cl लेके चला गया, Al की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, एक एक्स्ट्रा Cl आ गया तो माइनस चार्ज, इसके पास एक कम हो गया Cl तो प्लस चार्ज, ये आ गया हमारे पास। अब बच्चा इसको अगर हम हीट करें तो हीट करने पर एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता, हीट कर दिया तो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा, और एक्स्ट्रा वाटर निकलने के बाद मुझे मिल जाएगा AlH2O होल 6 Cl3, ये मिल जाएगा। अब 2 Al थे तो 2 कर लीजिए, और ये यहाँ पे 4 और 2 6 वाटर आ गए और 2 Al आ गए, और जो एक्स्ट्रा Cl है वो निकाल दीजिए, कितने हमको चाहिए 6, तो 6 है, बैलेंस हो गई, ये बन जाता AlH2O होल 6 Cl3। अब इसमें Al का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो Al का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे AlH2O होल 6 3 प्लस तो बन ही गया। इसमें से हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं इसको, Cl माइनस 6 Cl माइनस ले लीजिए, यहाँ पे 2 मोल अगर हैं तो। अब ये AlH2O होल 6 3 प्लस 4 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, अकेला होगा नहीं, तो एक यही ऑप्शन बच रहा, और sp3d2 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। d2 sp3 वाली यहाँ बात नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें इनर d कोई है नहीं, आउटर ही d लग रहा, तो sp3d2 फर्स्ट ऑप्शन हो गया। मैच द लिस्ट, अच्छा बस हाइब्रिडेशन और शेप बहुत आसान है। sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, ये तो आपने तुरंत कर लिया होगा। dsp2 का स्क्वायर पेनर होता है, sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल होता है। तो a का 4 एक ही में मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, बाकी मिला लेते हैं। b का थर्ड, a का 4 कहाँ भैया, a का थर्ड गड़बड़ कर दिया, a का थर्ड, तो a का थर्ड 2 जगह है, तो b का 4, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। c का फर्स्ट ठीक है, d का सेकंड सही है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 61 का। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर सही, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सही, SF6 स्क्वायर प्लेनर गलत, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, ऑक्टाहेड्रल। BeCl2 लीनियर सही, क्योंकि BeCl2 इस तरीके से बनता है, B का वैलेंसी 2 होता है और 2 Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो लीनियर। सो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। 62 का हम लोग ने थर्ड ऑप्शन सही किया। क्वेश्चन नंबर 63, Li2O में O पे -2 चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है 18। Na2O2 में O2 पे 2- चार्ज यानी कि पर ऑक्साइड है, तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, नहीं इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन है O-2 में, और 10 इलेक्ट्रॉन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 आएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये हमारा डाया मैग्नेटिक है, डाया। और ये O2 2- यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन पे भी हमारा इवन नंबर है, इसलिए ये भी हो गया डाया। और KO2 में O2 -1 है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन है 17, तो ये हो गया पैरा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर आ जाए तो पैरा होता है, और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इवन नंबर आ जाए 10, 16, 32 को छोड़कर, तो फिर होता है हमारा डाया। तो ये इवन नंबर आ गया इसलिए डाया है, ये ऑड नंबर आ गया तो पैरा है। ये डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयंस के लिए सही होता है। ये मोनो एटॉमिक आयन है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना पड़ता है, तो ये भी डाया है, ये भी डाया है, और ये पैरा है, तो 2 डाया और 1 पैरा, डाया पैरा, डाया डाया पैरा,
पैरा 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 डाया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन है, डाया डाया पैरा, 63 का सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा सर, ओके, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है हमारी, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, तो इसमें हमारे पास नॉर्मल प्रोपिल कार्बोकेटायन मिल जाएगा। ये हमारा इसमें अपने आप को रीअरेंज करेगा और इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, वैगनर शिफ्ट होगी, ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके मूव कर जाएगा इसके ऊपर, और इससे मुझे यहाँ पर एक आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पर अटैक करेगा। तो अब क्योंकि ये यहाँ पे एथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये AlCl3 लुईस एसिड था, तो यहाँ पर रिंग पर अटैक होगा, बेंजीन रिंग पर अटैक होगा, और इसमें ये ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक करेगा। और ऑर्थो कम होगा, पैरा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग इफेक्ट लगेगा। तो सर जब ये हमारा अटैक करेगा किस पर, C6H5 CH2CH3 पे, तो मुझे ये मिल जाएगा CH2CH3, तो जो जहाँ है वहीं रहेगा, और ये CH यहाँ पे अटैक कर देगा और इस पे 2 CH3 आ जाएंगे, ये इस तरीके से। तो अब ऐसा कोई स्ट्रक्चर है मेरे पास। ये देखो, मेटा पोजीशन पे जोड़ दिया गलत हो गया, मेटा पे जोड़ दिया गलत हो गया, पैरा पे जोड़ दिया सही है, इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट है, इसमें नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। वैसे तो इन्होंने लिखा नहीं व्हाट इज, अच्छा मेजर लिखा है तो बहुत सेफ साइड हो गया। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये 2 प्रोडक्ट अति माइनर हैं, क्योंकि मेटा भी हल्का सा बनेगा ऑर्थो पैरा के साथ, तो इसमें बन ये 4 हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर फर्स्ट वाला हो जाएगा, 64 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम क्या होता है? ओलियम सर मिक्सचर होता है H2SO4 का और SO3 का, इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो जब ये मिलाओगे तो H2S के 2, O के 4 और 3 7, H2H2O7, H2H2O7 को पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, अगर प्योर शुरू से ही H2H2O7 मिलाओ। लेकिन अगर H2SO4 कॉन्सेंट्रेट और SO3 को मिक्स करेंगे तो फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम उसको कहते हैं। तो वैसे तो करेक्ट ऑप्शन होता अगर H2SO4 प्लस SO3 लिखा होता, नहीं लिखा तो हम H2H2O7 फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। 65 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन केमोनोफोर इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, सब जानते हैं, डी ब्लॉक में NCERT में लिखा है कि जब भी आप कोई भी नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Ki के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो जो आयोडाइड होता है वो I2 में बदल जाता है। लेकिन अगर आप Ki को केमनोफोर के साथ या ओजोन के साथ अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में लेके आएंगे तो ये I2 के भी आगे निकल जाता है और IO3 माइनस यानी आयोडेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ पे I की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहाँ पे +5 है, तो IO3 माइनस यानी कि थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डज द सेंट्रल मेटल एटम ओबे द EAN रूल। EAN रूल कौन फॉलो करते हैं? जिनका EAN 36, 54, 86 होता है तो ये ओबे EAN रूल, ये EAN रूल को फॉलो करते हैं। अब सर EAN को निकालने का फॉर्मूला क्या है?
जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए K3FeCN6 जैसे है, तो इसमें सेंट्रल एटम का हमको जेड लेना होता है, 26 है, 26, और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +3 है, +3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, टोटल 35 आया। यही को ये 35 आया, ये EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। 10 एंड अरे EN रूल को तो हमें आंसर चाहिए जो फॉलो करे, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अगर K4FeCN6 होता तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाती, तो यहाँ पे +2 हम लोग कर देते, तो ऐसे में यहाँ पर 35 नहीं 36 आ जाता। तो दैट मीन्स सेकेंड वाला ऑप्शन EN रूल को फॉलो कर रहा है। अगर 36 आ जाएगा तो EN रूल को फॉलो करेगा। अभी ये यहाँ पर CuNH3 होल पर SO4 निकाल लेना, इसमें भी 35 आ जाएगा, इसमें 36 आ रहा, इसमें 35 आ रहा। सो सेकेंड विल बी अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है। अच्छा, ये तो विजय सर ने कर दिया है 68 से, तो सर मैंने 67 तक किया और विजय सर ने 68 से किया है डिस्कशन। तो विजय सर का 68 से 90 हो गया, मेरा फिर 46 से 67 हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम लोग आपके साथ हैं बराबर। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 68 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जोड़ने घटाने का। देखो भाई, ये कह रहे हैं बेटा एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो बहुत आसान है बेटा। एसिटिक एसिड में देखो बेटा कौन से दो आयन है, एक बेटा एसीटेट आयन है और एक बेटा H+ है। तो हम लोग बेटा क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रोलाइट का दिया हुआ है, तो जिसमें बेटा ये दो आयन है उनको जोड़ देते हैं, तीसरे को घटा देते हैं। अब देखो बेटा आपको H+ चाहिए, H+ बेटा H2SO4 में है, लेकिन बेटा हमको एक H+ चाहिए, इसमें 2 H+ है, तो हम बेटा H2SO4 वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, x/2 हो गया। फिर देखो बेटा हमको एसीटेट चाहिए, एसीटेट देखो बेटा इसमें है, यहाँ CH3 होगा, ठीक है ना बेटा। और हमें बेटा एक एसीटेट चाहिए, एक है, तो इसको बेटा एज इट इज ले लिया, Z हो गया। अब जब बेटा हमने इसको और इसको जोड़ा, इसको आधा करके इसको जोड़ा, तो एक्स्ट्रा बेटा आपका क्या है, हाफ सल्फेट एक्स्ट्रा है और बेटा K एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, K आपका एक्स्ट्रा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, हाफ सल्फेट बेटा एक्स्ट्रा घटाना है, तो ये हाफ सल्फेट यहाँ एक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आप बेटा K2SO4 वाले को 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको जरा सॉल्व कर लो, Z+ ये Y/2 है, तो क्या हो जाएगा X - Y/2। तो देखो बेटा आपके इलेक्ट्रोलाइट में जो दो आयन है उनको जोड़ दिया जाता है, तीसरे घटा दिया जाता है प्रॉपर नंबर के साथ। तो चलिए आपका इसका आंसर बेटा हो गया 4th। नेक्स्ट देखिए, ln K वर्सेस 1/T ग्राफ है। तो सबको मालूम है बेटा ln K वर्सेस 1/2 ग्राफ में स्लोप बेटा क्या होता है, -EA/R। स्लोप को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, tan थीटा। tan थीटा बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ये कितना है, 10 हो गया, 0 to 10, इधर बेटा 0 to 5, ये 10 हो गया, ये बेटा 5 हो गया, कितना आ गया बेटा 2। तो EA/R बेटा कितना आ जाएगा 2,
ये इक्वल टू क्या होगा 2R। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा कभी भी निगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, वैसे ये -2R इधर आ रहा है लेकिन ये 2R आप ले लो, यहाँ पर आप इसको माइनस ले सकते हो, लेकिन चूंकि XY प्लेन में है तो आप इसको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से कर लो। 69 का आंसर फर्स्ट। फिर देखिए बेटा, फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी 0। देखो बेटा, जब के बराबर क्या होता है ए ई की पावर माइनस EA/RT। अगर बेटा एक्टिवेशन 0 होगा तो रेट कांस्टेंट के ए के बराबर होता है और बेटा मैक्सिमम होता है। इस कंडीशन पर के बेटा क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो जब एक्टिवेशन 0 होती है, रेट कांस्टेंट मैक्सिमम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट फर्दर बेटा इंक्रीज नहीं करता। तो देखो 200 केल्विन पर ये आपका के है, 400 केल्विन पर भी यही के रहेगा क्योंकि बेटा एक्टिवेशन 0 है। तो इस पे भी कितना रहेगा 1.6 इंटू 10⁶। तो आंसर कौन सा हो गया सेकेंड। फिर देखिए, प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट सही है। कार्बेल एमीन रिएक्शन की बात कर रहा बेटा, कौन देता है सभी एलिफैटिक प्राइमरी एमीन और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। इसको बेटा हम लोग आइसोसाइनाइड यानी कार्बेल एमीन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बेटा प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। टर्सरी एमीन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल, बिल्कुल सही है बेटा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कौन रिएक्ट करता है प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन, क्योंकि प्राइमरी एमीन में बेटा नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी में बेटा 1 हाइड्रोजन होता है। इसी हाइड्रोजन से बेटा आपका हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करता है। तो टर्सरी में बेटा कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए बेटा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो लिखा है टर्सरी एमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल, गलत। कौन रिएक्ट करता है प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन। तो पहला सही है बेटा, दूसरा गलत। तो 71 का 2। 72 नाइट्रोजन सबको मालूम है बेटा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होता है 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। सभी इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होते हैं पेयर्ड। इसमें बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इसमें क्या होगा सिग्मा 1s, ठीक है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा सिग्मा 1s में होंगे तो सभी पेयर्ड होंगे। देखो बेटा आप सबने पढ़ा होगा O2 प्लस O2 माइनस O2 डबल माइनस। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 16, इसमें बेटा 15, इसमें 17, इसमें 18। इसमें बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होता है 2, इसमें कितना होता है 1, इसमें कितना होता है 2.5, इसमें बेटा 1.5, ठीक है ना। तो इस वाले में सभी इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होते हैं पेयर्ड। 18 वाले में सभी पेयर्ड, इसमें 2 अनपेयर्ड, इसमें 1, इसमें 1। तो ये सब बेटा क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, ये क्या होता है डायमैग्नेटिक। तो O2 बेटा आपका क्या है पैरामैग्नेटिक, ठीक। ये बेटा क्या है डायामैग्नेटिक, ये क्या है पैरा, ये क्या है डाया, ये भी बेटा क्या है डाया, ठीक। अगला देखिए डाइपोल मोमेंट। देखो बेटा आप सबको मालूम है BF3 बेटा कैसा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा होता है बेटा नॉन पोलर। इन तीनों का रिजल्टेंट बेटा क्या होता है 0, तो BF3 का सबसे कम,
ठीक। और आप सबको मालूम है इन चारों में वाटर का सबसे ज्यादा होगा। अब आइए NH3 और NF3, सबने पढ़ा होगा बेटा NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। क्यों? इसमें बेटा वेक्टर की डायरेक्शन एक ही तरफ होती है, जबकि NF3 में बेटा वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिसके कारण रिजल्टेंट बेटा कम। देखो ये इधर है, लोन पेयर वाले की इधर है। तो सबसे ज़्यादा बेटा वाटर की, फिर अमोनिया की, फिर बेटा आपका NF3 की, और सबसे कम बेटा BF3 प्लेनर होता है। तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट बेटा क्या हो जाता है? 0, क्योंकि 120 बॉन्ड एंगल। तो इसका आंसर बेटा सेकेंड। फिर देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ प्राइमरी एमीन ईल्ड एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिलमाइड विच इज सॉल्युबल इन क्ले। बिल्कुल सही है। देखो बेटा प्राइमरी एमीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, प्राइमरी एमीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं। एक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, एक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है, स्टिल उसके पास एक हाइड्रोजन होता है। ये वाला हाइड्रोजन NaOH से रिएक्ट करता है, इसीलिए बेटा सॉल्युबल इन एल्कली होता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। फिर हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन सल्फोनामाइड। तो ये जो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो अटैच होता है उसमें जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होने के कारण बेटा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होने के कारण इसका बेटा एसिडिक कैरेक्टर हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए NaOH पे सॉल्युबल होता है। अब जैसे ये देखो है आपका, ये आपका बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट है C6H5SO2Cl। पहले देखो बेटा ये रिएक्ट करता है, HCl लगता है। फिर देखिए ये आपका हाइड्रोजन है। अब बेटा ये जो ग्रुप है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, जिसके कारण इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होता है, और ये बेटा NaOH में सॉल्युबल होता है। अगर यही सेकेंडरी एमीन होगी तो सेकेंडरी एमीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, लेकिन बेटा यहाँ पर H की जगह उसमें क्या होगा? R, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा बेटा, वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता। तो देखो बेटा रीजन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक। तो बेटा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन दोनों बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, सल्फोनामाइड बनाते हैं। प्राइमरी एमीन का सल्फोनामाइड NaOH में सॉल्युबल होता है, क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और उसकी एसिडिक नेचर को कौन बढ़ाता है? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये वाला। सेकेंडरी एमीन के सल्फोनामाइड में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए बेटा वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता। और टर्सरी एमीन में कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता नाइट्रोजन के पास, दैट्स वाई वो बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता। तो इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी बेटा सही है। बेसिक कैरेक्टर देखो बेटा, ये आपका बेटा क्या है? पिरिडीन है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। ये बेटा क्या है? पायरॉल है, ठीक। तो ये याद रखिए। और यहां पर देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। याद रखिए अगर आपके ऑर्डर में पायरॉल हो तो बेटा पायरॉल लीस्ट बेसिक हो में उसको डाल दीजिए। क्यों लीस्ट? क्योंकि देखो पायरॉल बेटा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इसका लोन पेयर इसकी एरोमेटिसिटी को डिसाइड कर रहा, इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है,
ठीक है ना भाई, इसको काउंट करोगे तभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है, एरोमेटिसिटी को डिसाइड कर, तो ये लोन पेयर देने के लिए अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि दिया तो स्टेबिलिटी खत्म। तो ये बेटा लीस्ट में आ गया। अब आइए इन दोनों में, ये बेटा आपका पिरिडीन है। पिरिडीन में देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और रोटेट हो रहा। तो जब किसी एटम पर डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों होता है तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है बेटा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर लोन पेयर बेटा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एरोमेटिसिटी को डिसाइड नहीं कर रहा, तो ये देने के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर भी देखो बेटा एक लोन पेयर है, देने के लिए अवेलेबल है। तो अब देखो यहाँ पर क्या डिफर कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ sp3 या sp2, तो याद रखो सबसे ज्यादा बेसिक होता है जहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, फिर बेटा sp2 होता है, फिर बेटा sp होता है। तो ये वाला बेटा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये वाला, फिर बेटा ये वाला, फिर ये वाला। तो आंसर कौन सा हुआ? सेकेंड। पायरॉल लीस्ट बेसिक, तो ये आपका आंसर सेकेंड, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, यहां पर बेटा क्या? sp2। sp3 इज मोर बेसिक देन sp2। फिर बेटा pH, देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में हो या स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे पहले बेटा क्या निकाला करो? नॉर्मेलिटी। बेरियम हाइड्रोक्साइड 2OH 0.005, ये बेटा कितना आ गया? 1 × 10⁻²। स्ट्रॉन्ग बेस में किसके बराबर कर दो? OH माइनस। POH बेटा कितनी आ गई? 2। pH बेटा कितना आ गया? 14 - 2 = 12। फिर देखिए हाइब्रिडाइजेशन, ये तो सब लोग कर लोगे। इसमें देखो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या है? 3D8 4s2। यहां पर देखो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या है? 0। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, क्या बना लेगा? 3D10। तो यहां पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब देखो इसमें बेटा यहां पर देखो 3D8 4s2। वंस अगेन निकल का ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब Ni++ देखोगे, यहां देखो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +2 है, ये देखोगे तो क्या आएगा? 3D8। स्ट्रॉन्ग लीगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो क्या हो जाएगी? पेयरिंग। 8 है। अब आपको ये बेटा ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। तो देखो आपको कितने चाहिए? 4 DsP2। इसमें बेटा DsP2, इसमें देखो यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। तो यहां पर देखो Ni++ है, यहां पर भी बेटा क्या होगा? 3D8, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है तो नो पेयरिंग। तो जब बेटा पेयरिंग नहीं होगी तो डी में बेटा आपके 5 चले जाएंगे, ठीक है ना? 6 7 8 हो गया। नो पेयरिंग। अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पर डी खाली नहीं है, तो आपको बेटा किस पे जाएगा? 4s में, और फोर एस खाली है और बेटा 4p खाली है। तो यहां पर 4 लोन पेयर कहाँ आएगा? इस वाले में। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो 77 का बेटा सेकेंड। 78 कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। देखो CaF2
मोलर सॉलिबिलिटी CaF2 की मान लो, CaF2 की सॉलिबिलिटी मान लो बेटा S है, तो बोलो बेटा CaF2 किस में टूटेगा, Ca डबल प्लस ट्वाइस ऑफ S माइनस, KSP का फॉर्मूला क्या हुआ, Ca डबल प्लस F माइनस का स्क्वायर। अब देखो KSP बेटा कितना दिया है, 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अब देखो बेटा कैल्शियम आयन का सोर्स कौन, कैल्शियम आयन का सोर्स क्या है, CF2। तो यहां से कैल्शियम आयन कितना मिला है, फ्लोराइड आयन बेटा कॉमन आयन है, दो सोर्स है, इससे बेटा कितना मिला 2s, इससे बेटा कितना मिला 0.1, इसके रिस्पेक्ट में तुरंत इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो यहाँ पर बेटा क्या रखा s, यहाँ क्या हुआ 0.1 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 हो गया। कौन सा आंसर, थर्ड। अगला देखिए Br3O8 बेटा, इसका स्ट्रक्चर बेटा आप सबको आना चाहिए, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। टर्मिनल वाले ब्रोमीन, पहले 3 ब्रोमीन एक लाइन से जोड़ दो, टर्मिनल वाले ब्रोमीन पे 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, मिडिल वाले में बेटा 2, बॉन्डिंग मेथड लगाओ, +6 +4 +6, तो 6 4 6 79 का बेटा 2। फिर देखो कॉपर सल्फेट .5H2 ब्लू विट्रियोल, कह रहा बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल, तो याद रखो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल 5 हैं, तो केवल एक मॉलिक्यूल बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, 4 मॉलिक्यूल बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसको याद कर लीजिए, 80 का आंसर सेकेंड। तो ब्लू विट्रियोल में 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 4 बेटा कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते यानी लोन पेयर देते, लिगेंड का काम करते हैं, और एक बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो 80 का आंसर सेकेंड। 81 सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो जब बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराते हैं, तो बेटा रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो बन रही है बता रहा ना, वो किसकी बनती है, क्रोमाइल क्लोराइड की। बैलेंस इक्वेशन बेटा 4NaCl प्लस 6H2SO4, ये बेटा बनाता है ट्वाइस CrO2Cl2, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ठीक है, ये इसकी बेटा बैलेंस इक्वेशन है, प्लस 3H2। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड के कारण बेटा रेडिश फ्यूम्स बनती है, तो रेडिश फ्यूम्स किसके कारण बन रही, क्रोमाइल क्लोराइड के कारण। अब इस क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन बेटा हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बेटा सोडियम क्रोमेट बनाता है Na2CrO4, Na2CrO4 में बेटा क्रोमेट CrO4 डबल माइनस क्रोमेट आयन है, जिसका कलर बेटा येलो होता है, ठीक है ना। फिर से देखिए, इसको बेटा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो बेटा हमको रेडिश फ्यूम्स निकलती है, वो फ्यूम्स किसके कारण होती, क्रोमाइल क्लोराइड के कारण होती, इसी को क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। फिर जब बेटा इस फ्यूम्स को NaOH में बेटा पास करते हैं,
तो सोडियम क्रोमेट बनता है जिसका कलर बेटा येलो होता है। तो देख लो क्या पूछा है, बी एंड सी। तो बी बेटा क्रोमाइल क्लोराइड है, रेडिस फ्यूम्स, ये बेटा आपका बी है, ये बेटा आपका सी है। तो आंसर 81 का सेकेंड। 82, which of the following statement is correct regarding a solution of two component? देखो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जब ए और बी को मिलाते हैं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए बी डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक फोर्स, वीकर देन लाइक फोर्स होता है, जिसके कारण वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ती है। वेपर प्रेशर उम्मीद से ज़्यादा होता है, उम्मीद से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी बी इज स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए बी, बिल्कुल सही है। तो जब आप बेटा ए और बी को मिलाते हो तो अनलाइक फोर्स लाइक फोर्स के रिस्पेक्ट में वीक होता है, यानी ये वाला इससे स्ट्रांग होता है, जिसके कारण वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ती है, वेपर प्रेशर उम्मीद से ज़्यादा, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। ये बेटा किसके लिए होता है, आइडियल, ये बेटा किसके लिए होता है, आइडियल, ठीक है। और यहाँ पर देखो इक्वल लिखा है, ये भी बेटा किसके लिए, आइडियल। सेकेंड थर्ड फोर कंडीशन किसकी है, आइडियल की। पहला वाला किसका है, पॉजिटिव डेविएशन। 82 का फर्स्ट। इन वाटर सेचुरेटेड एयर, जिसको हम लोग जाड़ों में देखते हैं, कोहरा जिसे कहते हैं, वाटर सेचुरेटेड एयर मतलब कोहरा, फॉग, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया है। तो देखो बेटा जो आपका फॉग होता है वो एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो वहाँ दो है, एयर एक है, एक कंपोनेंट एयर है, एक कंपोनेंट वाटर वेपर है, यानी गैसियस मिक्सचर है। और जहाँ पर भी गैसियस मिक्सचर होगा तुरंत बेटा आप डाल्टन्स लॉ लगा लीजिए। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो बोलो पार्शियल प्रेशर बेटा किसका निकालना, वाटर वेपर का। तो मोल फ्रैक्शन बेटा किसका होगा, वाटर वेपर का। वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन बेटा कितना है, 0.02, और टोटल प्रेशर बेटा कितना दिया है, 1.2। गुणा कर लीजिए, 12 दूनी कितना हुआ, 24, 3 अंक तक डेसिमल लानी है, 0.024 हो गया। अगला देखिए, अगला देखिए बेटा, आप सबको मालूम है Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एम जी। तो Kp और Kc में रिलेशन पूछ रहा, तो केवल रोल बेटा किसका है, डेल्टा एन जी। इसको बेटा लेंगे नहीं, इसको लेंगे नहीं, तो बोलो बेटा डेल्टा एन जी कितना है, 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2। तो क्या हो जाएगा, Kc आर टी की पावर माइनस 1/2। तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। 84 का सेकेंड। आपको जो सॉल्यूशन मिला होगा उसमें बेटा, उसमें आंसर इसका थर्ड हो गया है, वो थोड़ा डेल्टा एन जी निकालने में गलती हो गई है, तो इसका आंसर वहां उसमें थर्ड दिया, लेकिन यहां बेटा सेकेंड होगा। 85 डेंसिटी दी है, क्या पूछ रहा बेटा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी बेटा क्या होता है, WA इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल है। अब जरा देखिए, आपको बेटा क्या दिया है, 2m, यानी मोलैरिटी बेटा 2s का क्या मतलब है, 2 मोल NaOH, यानी बेटा 2 इंटू 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, और 1000 इंटू
1.28 ग्राम। मास बराबर हमने क्या लगा दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1280 ग्राम। अब देखिए बेटा, हमको यहाँ क्या रखना है, ये नंबर ऑफ मोल बेटा कितना है, 2 इंटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, डब्ल्यू भी बेटा क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी 80, कितना हुआ, 1200। यहां रख दो बेटा 1200, 2 जीरो कैंसिल, 20/12 हो गया, 5/3 हो गया, 1.67 हो गया। 85 का थर्ड। 86 देखिए, एंगुलर नोड, केवल फार्मूला बेटा याद रखो, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड बेटा किसके बराबर होता है, एल के, एस पी डी एफ। इसके एल की वैल्यू बेटा इसके लिए 0 1 2 3, तो बेटा 3 कहां पर है, एफ में। तो आपका बेटा ऑर्बिटल क्या है, एफ है, ठीक है ना। अब बेटा टोटल नोड कितने होते हैं, टोटल नोड बेटा कितना होता है, n-1, और n-1 बेटा कितना दिया है, 3। तो बोलो n बराबर कितना हुआ, 4। तो आपका ऑर्बिटल बेटा क्या हुआ, 4f। 86 का थर्ड। 87, हाइड्रोजन एटम है, Z बराबर 1। व्हाट इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो जब बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ को वो रेडियस से बेटा रिलेट किया जाए तो ये फॉर्मूला याद रखिए, 2πr। 2πr क्या है, सरकमफियरेंस, इक्वल टू n लैम्डा लगा दिया करिए। n क्या है, ऑर्बिट की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 2π कौन सी बेटा है, सेकेंड बोर ऑर्बिट है, सेकेंड है तो क्या फॉर्मूला होगा, आप सबको मालूम है, आर एन क्या होता है, 52.9 पिकोमीटर n स्क्वायर बाई z। तो बोलो बेटा यहां पर क्या हुआ, 52.9 n स्क्वायर मतलब सेकेंड है तो बेटा 2 का स्क्वायर डिवाइड z बेटा 1। यहां बेटा n बराबर 2 रखो, ये लैम्डा हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा बेटा कितना आ जाएगा, 211.6 पाई। आंसर बेटा सेकेंड। यहीं पर अगर बोल रहा होता बेटा फोर्थ ऑर्बिट है तो यहां n बराबर क्या रखते, 4। यहां बेटा क्या रखते, 4 का स्क्वायर अपॉन 1। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1.8 ग्राम वाटर वेपर है, गैस। तो देखो बेटा वाटर वेपर है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन V बराबर nRT अपॉन P लगा दो। तो बोलो बेटा n कितना हुआ, 1.8 अपॉन 18। 1.8 ग्राम वाटर में ये मोल आ गया। R की वैल्यू बेटा 0.083 दी है, बार में दिया है। T बेटा 374 डिग्री C है, 374 डिग्री C है, तो इसको केल्विन में रखो, 273 जोड़ दो, 4 3 7, 7 7 4, 3 2 5 1 6, 647। प्रेशर बेटा कितना, 1 बार। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये बेटा 0.1 आ गया, 0.083 इंटू 647। सॉल्व करके देखिए आप बेटा, फोर्थ आंसर आ जाएगा, 88 का 4। देखो बेटा वाटर लिक्विड, वाटर वेपर में जा रहा, लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन। बेटा चाहे सॉलिड से लिक्विड में जाओ, लिक्विड से गैस में जाओ, डायरेक्ट सॉलिड में गैस में जाओ, सिस्टम की एंट्रोपी बेटा बढ़ती है, ठीक है ना। और अगर सिस्टम की बढ़ेगी तो बेटा सराउंडिंग की क्या होगी, घटेगी। और टोटल
अगर यही पूछता वाटर लिक्विड वाटर वेपर में जा रहा, डेल्टा एस टोटल बताइए, तो टोटल बेटा 0 होगा। ठीक, जो हम लोग बेटा निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं? सिस्टम के लिए। लिक्विड जा रहा वेपर में, तो बेटा यहां एंट्रोपी बढ़ रही किसकी? सिस्टम की। सिस्टम की बढ़ेगी तो उतनी ही सराउंडिंग की घटेगी, और सम बेटा क्या होता है? 0। आपने पढ़ा होगा वाटर लिक्विड वाटर वेपर में जा रहा, ये प्रोसेस बेटा रिवर्सिबल होता है, आइसोथर्मल होता है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी यानी डेल्टा एस टोटल बेटा क्या होता है? 0। लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग की 0 नहीं होती। यहाँ सिस्टम की इंक्रीज कर रही तो सराउंडिंग की उतनी बेटा क्या होगी? डिक्रीज। तो दो चीजें हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो या एट इक्विलिब्रियम हो, दोनों में डेल्टा एस टोटल क्या होता है? 0। डेल्टा एस सिस्टम बराबर माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो आंसर बेटा सेकेंड। फिर देखिए दो ग्राफ दिया, ए बी बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये बेटा एडियाबैटिक। याद रखो एक्सपेंशन एडियाबैटिक हो या आइसोथर्मल, एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है, कंप्रेशन में बढ़ता है। देखो पहला एंट्रोपी से रिलेटेड, एडियाबैटिक में एंट्रोपी बेटा क्या होती है? 0। एंट्रोपी बेटा डेल्टा एस क्यू बाई टी, क्यू 0 तो बेटा एंट्रोपी 0। तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही है, आपको इनकरेक्ट निकालना। सेकंड लिखा है टी ए बराबर टी बी। देखो ए से बी बेटा क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में थ्रू आउट प्रोसेस टेम्परेचर बेटा क्या होता है? सेम। तो टी ए बराबर टी बी बेटा सही है। और ये याद रखिएगा आइसोथर्मल में वर्क डन एडियाबैटिक से ज्यादा होता है, ये भी सही है। अब जरा देखिए ए टू सी क्या? एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में बेटा कूलिंग होती है, टेम्परेचर बेटा डिक्रीज करता है। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा तो टी ए ग्रेटर देन टी सी होगा, और यहाँ बेटा क्या लिखा है? टी सी ग्रेटर देन टी ए। तो ये बेटा आपका गलत है। तो पहले 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। आंसर बेटा 4। तो ये बेटा आपका FST 44 का डिस्कशन हुआ। मैंने और संजीव सर ने बेटा इसका डिस्कशन किया। पेपर बहुत आसान है, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो ऐसा ही पेपर आपको नीट में भी मिलेगा। बहुत आसान पेपर है। जो भी छोटी मोटी क्वेरी होगी बेटा हम दोनों लोग के डिस्कशन से वो आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना? तो आशा करते हैं कि जो हम लोग का एक्सप्लेनेशन है बेटा उससे आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। ओके बेटा, थैंक यू।